ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। अब हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने क्लासिफिकेशन किया था, इसमें से फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं बेटा। ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए फोर ब्रेन का पहला पार्ट ले रहे हैं सेरिब्रम, ठीक है। चल, फर्स्ट पार्ट क्या ले रहे हैं हम? सेरिब्रम। First of all, we know that cerebrum is a part of brain. It is a part of forebrain, and we already know that it is the largest part of the brain. ठीक है। अच्छा, हमने कुछ ऐसी बात भी की थी कि सेरिब्रम अखरोट के जैसा होता है, वॉलनट जैसा होता है, बिकॉज इसमें एक ही सेरिब्रम में दो हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स मिलके एक सेरिब्रम बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर बेटा दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सेरिब्रम में दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना बेटा, वॉलनट के जैसे इनके पास दो हेमिस्फीयर्स हैं, साथ ही साथ जैसे वॉलनट नॉन स्मूथ होता है, ऐसे स्मूथ नहीं होता, ऐसे थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होती है उसकी, ठीक वैसे ही सेरिब्रम की सरफेस भी कॉन्वोल्यूटेड होती है। तो इट हैज हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। और अब हम इतना तो जानते ही हैं कि हम सरफेस को नॉन स्मूथ क्यों रखते हैं, कॉन्वोल्यूटेड क्यों रखते हैं, ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए। सरफेस एरिया ज्यादा करके हम क्या करेंगे? सेरिब्रम में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स रख सकते हैं वहां पे। ठीक है, सो दैट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वहां पर सेरिब्रम में ज्यादा रखी जा सकें। ठीक है, सो दैट सेरिब्रम कैन एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। हमने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया है, इसीलिए सेरिब्रम के पास कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है। फाइन। अब आते हैं कि इसके जो दो हेमिस्फीयर है, थोड़ा सा बना के दिखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। देखो, सेरिब्रम में बेटा पहले बीच में एक कनेक्शन होता है जिससे दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके साइड साइड में दोनों हेमिस्फीयर्स होते हैं। ये एक हेमिस्फीयर हो गया और ये दूसरा हेमिस्फीयर हो गया। ऐसे दो हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज टू आर दी सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ये दोनों क्या हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए। और बेटा ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आपस में किस चीज से कनेक्टेड होते हैं? दीज आर कनेक्टेड विद अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कॉर्पस कैलोसम, ध्यान रखिएगा इसको। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कॉर्पस कैलोसम से ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये कॉर्पस कैलोसम होता क्या है? कॉर्पस कैलोसम एनसीईआरटी सेज दैट इट इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। चलो फटाफट से सभी लोग बता दो, सबको याद है ना बेटा कि नर्व फाइबर किसको कहते हैं? अपने ब्रेन की सेल्स में फाइबर क्या होता है? एक्सॉन का ही तो दूसरा नाम है। और याद करो, एक्सॉन का यानी नर्व फाइबर का अगर हमने बंडल बना दिया, और हमने अगर एक्सॉन का बंडल कहाँ पर बनाया है? सीएनएस में, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तो हम उसको क्या कहते हैं? ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्ट कहते हैं। सो बेसिकली ये कॉर्पस कैलोसम है क्या? ट्रैक्ट है। मतलब यहाँ बहुत सारे एक्सॉन्स का एक साथ बंडल बना के रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आप समझ लीजिए एक न्यूरॉन एक फ्लावर है, जिधर उसकी सेल बॉडी और डेंड्राइट है वो उसका फूल है, और जिधर उसकी एक्सॉन है वो उसका स्टेम है। सबका एक बुके बना लीजिए, एक गुलदस्ता बना लीजिए। सारे फूल एक तरफ हो जाएंगे और सबकी स्टेम से एक तरफ आ जाएंगी। वो जो स्टेम का बंडल होता है ना,
स्टेम का बंडल, बंच जो बनता है उसी को हम ट्रैक्ट कहते हैं, अगर वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में बना है। अगर पीएनएस में बना है तो हम उसको नर्व कहते हैं, सीएनएस में बना है तो हम उसको ट्रैक्ट कहते हैं। सो ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, ऑफ कोर्स नर्व फाइबर का ही तो ट्रैक्ट बनता है। और हम ब्रेन की बात कर रहे हैं तो ब्रेन में कहीं पर भी नर्व फाइबर इकट्ठा होंगे, यानी एक्सॉन इकट्ठा होगा, यानी एक्सॉन का बंडल बनेगा तो ट्रैक्ट ही तो कहलाएगा। तो एनसीईआरटी ने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स। अगर सिर्फ ट्रैक्ट लिखता तो भी आपको पता था, आपने सीखा है कि ट्रैक्ट किस चीज को कहते हैं, ठीक है। द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम विच इज अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स। इसके अलावा आपने बोला इसके सरफेस, इसका सरफेस कैसा होता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड, मतलब ऐसे नॉन स्मूथ सरफेस होता है इसका। एक साइड दिखा रही हूँ आपको, ठीक है, नॉन स्मूथ सरफेस होता है, और इसीलिए भी तो आपने ऐसे ऐसे बनाया है, इसको स्मूथ नहीं बनाया है, ठीक है। ये जो सरफेस हम ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज कॉन्वोल्यूटेड सरफेस। ये हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, ठीक है। अब देखो कॉन्वोल्यूटेड अगर सरफेस है, यहां पर देखना, कॉन्वोल्यूटेड अगर सरफेस है तो बेटा कहीं पर तो रेस्ड पार्ट होगा, कहीं पर डिप्रेस्ड पार्ट होगा, कहीं पर रेस्ड पार्ट होगा, कहीं पर डिप्रेस्ड पार्ट होगा, ठीक है। तो जहां पर रेस्ड पार्ट होता है, जहां पर ये ऊपर रेज हो रखा है, उसको कहते हैं गाइराई, सिंगुलर में कहते हैं गाइरस या फिर कहते हैं गाइराई। और जहां पर ये डिप्रेस्ड हो रखा है, धसा हुआ है, डिप्रेस्ड पार्ट, डिप्रेस्ड पार्ट यानी धसे हुए पार्ट को कहते हैं सल्काई, या सिंपली हम कह सकते हैं सिंगुलर में सल्कस। तो हाईली कॉन्वोल्यूटेड सरफेस तो होता है, हाईली कॉन्वोल्यूटेड होने की वजह से कहीं पर गायराई आएगा, सल्काई, गायराई सल्काई, गायराई सल्काई, यानी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो एकोमोडेट हो सकती है वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने एक साइड दिखा दिया। चलो उसके अलावा याद करो फटाफट से कि मैम ने ऐसा भी कुछ बोला था, मैम ने ऐसा भी कुछ बोला था कि बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, और ब्रेन में बाहर ग्रे मैटर है और अंदर व्हाइट मैटर है। क्या सेरिब्रम ब्रेन का ही पार्ट है? तो सेरिब्रम अगर ब्रेन का ही पार्ट है तो इसमें भी बाहर क्या होगा, ग्रे मैटर, और अंदर क्या होगा, व्हाइट मैटर। और एक साइड में आपको ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दिखा रही हूँ, ऐसा दोनों साइड होता है, दोनों साइड कॉन्वोल्यूटेड, दोनों साइड ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। मैं आपको एक डायग्राम में दोनों चीजें दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो बाहर का सरफेस है ना, ग्रे कलर तो आपको इस पे ब्लैक पे दिखाई नहीं देगा, मैं आपको किसी और कलर से दिखा देती हूँ। लेट्स से मैं आपको लाइट ब्लू कलर से दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ग्रे मैटर बाहर साइड पर, बाहर एक पतली सी लेयर होती है बेटा किसकी, ग्रे मैटर की। यहां बीच में भरा हुआ है ग्रे मैटर। ये पूरा ग्रे मैटर है। ठीक है, अब इसकी लेबलिंग कर दें। ये बाहर वाला क्या है बेटा, आउटर पार्ट, और याद करो आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और आउटर पार्ट कॉर्टेक्स है, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स है, तो तुम क्या इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स नहीं कह सकते बेटा, सेरिब्रम का कॉर्टेक्स है, यानी सेरिब्रम का आउटर पार्ट है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कैसा है बेटा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे मैटर, ग्रे मैटर है, ठीक है। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना, और एनसीईआरटी ने लिखा है आउटर कॉर्टेक्स को यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस है। ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है, नॉर्मल सी बात है, यू ऑलरेडी नो, बट वहां पर बेटा ड्यू टू इट्स ग्रे अपीयरेंस, जब भी एनसीईआरटी में ड्यू टू, हेंस, देयरफॉर, बिकॉज ये सब वर्ड्स मिले तो आपके लिए पोटेंशियल एआर क्वेश्चन फॉर्म होता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन फॉर्म होता है वहां से, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड में है नीट के पेपर में, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है उन पे।
ठीक है। तो यहां पर ग्रे मैटर क्यों है? क्योंकि इसका ग्रेइश अपीयरेंस है। और ग्रेइश अपीयरेंस क्यों है? ग्रेइश अपीयरेंस है ड्यू टू accumulation of सेल बॉडी, यानी साइटोन एंड डेंड्राइट्स। जो हमने फूलों का बुके बनाया था उसमें जिधर सारे फूल इकट्ठा होंगे, साइटोन और डेंड्राइट्स इकट्ठा होंगे, वहां पे क्या कलर आ रहा था? ग्रे कलर। तो सारे न्यूरॉन्स का सेल बॉडी और डेंड्राइट इधर है, सेल बॉडी डेंड्राइट इधर है, और सबकी एक्सॉन अंदर की तरफ आ रही है, सबकी एक्सॉन अंदर की तरफ आ रही है। इसीलिए बाहर का कलर ग्रे हो गया है और अंदर का कलर वाइट हो गया है। ये इनर पार्ट हो गया। इनर पार्ट को क्या बोलोगे? मेडुला। और मेडुला कैसा है? वाइट मैटर। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तो वाइट मैटर वाइट क्यों है? बिकॉज ऑफ द वाइट अपीयरेंस। और वाइट अपीयरेंस क्यों है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ माइलिन वाला एक्सॉन। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सॉन, ऐसा एक्सॉन जिसके ऊपर माइलिन चढ़ी हुई है, माइलिनेटेड एक्सॉन्स यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से इस वाइट मैटर को ओपैक अपीयरेंस मिलता है। मतलब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता और वाइट अपीयरेंस मिलता है। जो इनर मैटर है मेडुला वो वाइट है और ओपैक है क्योंकि वहां पर माइलिन है, और वो किस पर प्रेजेंट होगा? एक्सॉन पर प्रेजेंट होगा। तो अंदर सबकी एक्सॉन आ गई और सबकी सेल बॉडी और डेंड्राइट बाहर है और सबकी एक्सॉन अंदर साइड पर है। तो ये बाहर सारे फूल हैं तो ग्रे मैटर हो गया, अंदर सबकी स्टेम है इसलिए अंदर वाइट मैटर हो गया। और उन स्टेम्स पे, उन एक्सॉन पे, उन नर्व फाइबर पे क्या चढ़ा हुआ है? ये जो अंदर नर्व फाइबर आएंगी उन पे माइलिन चढ़ा हुआ है, जो मेडुला को, अंदर के पार्ट को वाइट एंड ओपैक अपीयरेंस देता है। ध्यान से पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। मैंने आपके लिए इसको डिकोड कर दिया है, अब आपको जाके अच्छे से उसको अंडरलाइन करके, रीड करके याद करना है, समझना है, ठीक है। तो हमने सेरिब्रम में क्या क्या सीखा? इट इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन, it is the largest part of the brain, it has two cerebral hemispheres, it has highly convoluted surface, मतलब गायराई एंड सल्काई होते हैं इसके पास, एंड इसके पास corpus callosum होता है which is a tract of nerve fibers, and then outer part is the cerebral cortex and inner part medulla is the white matter, gray matter और white matter सीखा, ठीक है। ये तो हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। अब हम करते हैं कि सेरिब्रम हमारे लिए करता क्या क्या है, सेरिब्रम हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, ठीक है। उसके लिए होता क्या है बेटा? हमारे पास दो सेरिब्रम प्रेजेंट, एक सेरिब्रम के दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है। सेरिब्रम तो एक ही है, उसके दो हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट है। एक हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं और सेम दूसरे हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स होते हैं, यानी हमारे सेरिब्रम में टोटल 8 लोब्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक साइड के लोब्स को पढ़ लेंगे, सेम वैसा ही दूसरी साइड भी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन लोब्स का आपको पता है नाम याद करना भी बहुत ईजी है। सी, हमने बोन्स याद की थी क्रेनियम की ना, यहाँ पर कौन सी बोन की थी? फ्रंटल बोन। बेटा एक ही फ्रंटल बोन है, इसके नीचे इसका फ्रंटल लोब है, इसके नीचे इसका फ्रंटल लोब है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने की थी 2 पैराइटल बोन, इसका पैराइटल लोब, इसका पैराइटल लोब। यहाँ पर हमने की थी अपने पास 2 कान के पास टेम्पोरल लोब है ना, टेम्पोरल बोन। तो इसके नीचे इसका टेम्पोरल लोब, इसके नीचे इस वाले हेमिस्फीयर का टेम्पोरल लोब। और हमने यहाँ पर की थी एक ऑक्सीपिटल बोन। तो बोन तो एक है, इसके नीचे जो सेरिब्रम का पार्ट आएगा उसमें राइट साइड पर सेरिब्रल लोब, इसका ऑक्सीपिटल लोब, और इस साइड पर इसका ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो ऐसे बोन्स के नाम से आप लोब्स का नाम याद रख सकते हैं, अलग से आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और यहाँ पर पीछे ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 लोब एक साइड, 4 लोब एक साइड सेम होते हैं और हम 8 लोब्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम और क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसमें? सारे पॉइंटर्स लगा के आपको लिखते जाना है एक एक पॉइंट करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज 4 lobes, ठीक है, एंड टोटल वी हैव 8 lobes, क्योंकि 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो हम बस इस 4 लोब को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, उसमें इन चारों लोब्स को बनाते हैं। देखो
अगेन हम लोब्स को कैसे देख रहे हैं, साइड से सेरिब्रम का कट देख रहे हैं। उसमें यहाँ फ्रंटल लोब दिखेगा, यहाँ पैराइटल लोब दिखेगा, यहाँ टेम्पोरल लोब दिखेगा और यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब दिखेगा। ठीक है, तो हमने साइड से सेरिब्रम को बनाया। ठीक है, फाइन। चलो अब इसमें लोब्स बनाते हैं थोड़े से। लोब्स ऐसा नहीं है बेटा कि इसमें प्रॉपर एकदम दीवार बन गई है, बस थोड़ी थोड़ी सेपरेशन होती है। कोई कोई सलकाई होते हैं वो बहुत डीप आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सेपरेशन बन जाती है। जैसे एक सलकाई यहाँ पर है, ठीक है, एक सलकाई यहाँ पर है, ठीक है, एक सलकाई यहाँ पर है, ठीक है। इसकी वजह से देखो कैसे लोब्स बन गए। एक हो गया बेटा ये वाला लोब, ये पूरा एक लोब हो गया। ठीक है, एक और लोब बनाते हैं, ये एक लोब हो गया। ठीक है, फिर एक और लोब बनाते हैं बेटा, ये एक लोब हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ये एक लोब हो गया कान के पास। ठीक है, ऐसे आपको इसमें कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं। और इन लोब्स का नाम याद करना इजी है आप सबके लिए। देखो इधर से सेक्शन देखा है तो ये जो सबसे आगे लोब दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा लोब हो जाएगा, फ्रंटल लोब। दिस इज फ्रंटल लोब। ये आपकी सेरिब्रम का एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सेक्शन बनाया है आपने, जिसमें आप पहला लोब लिख रहे हैं फ्रंटल लोब। एक लोब ऊपर प्रेजेंट है, ये कौन सा लोब हो जाएगा बेटा, दिस इज पैराइटल लोब। दिस इज पैराइटल लोब। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक लोब हो जाएगा पीछे साइड पर ऑक्सीपिटल लोब। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब। और ये लास्ट लोब हो जाएगा टेम्पोरल लोब। ठीक है, 4 लोब हो गए एक साइड पर। ऐसे ही सेम 4 लोब्स किस में होंगे, दूसरे वाले हेमिस्फीयर में होंगे। ठीक है, ये 4 लोब्स हो गए। एक स्पेशल रीजन होता है बेटा, वो स्पेशल रीजन देखो कहां पर प्रेजेंट होता है। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो फ्रंटल लोब है ना बेटा, ये जो फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब ऐसे आपने साइड से देखा, इधर फ्रंटल लोब है, इसके भी एकदम आगे आगे का रीजन देखो। फ्रंटल लोब में ही, फ्रंटल लोब में भी एकदम जो आगे का रीजन है उसकी बात कर रहे हैं, इस वाले रीजन की। फ्रंटल लोब में भी एकदम आगे आगे जो रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल लोब के भी आगे है ना, इसलिए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब फ्रंटल लोब के आगे आगे जो कॉर्टेक्स का रीजन है उसकी बात कर रहे हैं, और उसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब तुम समझना ध्यान से मेरी एक बात। हमने बोला सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या है, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स का एग्रीगेट है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 स्पेशल रीजन्स होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 स्पेशल रीजन्स होते हैं। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 स्पेशल रीजन्स होते हैं। एक होता है बेटा सेंसरी एरिया, क्या कहते हैं इसको, सेंसरी एरिया। दूसरा होता है बेटा मोटर एरिया, मोटर एरिया। और तीसरा होता है एसोसिएशन एरिया, तीसरा होता है बेटा
एसोसिएशन एरिया। अभी एसोसिएशन एरिया के बारे में कुछ खास बातें हैं जो हम लिखेंगे। मैं आपको पहले समझाती हूँ ये क्या होते हैं। हमारा सेरिब्रम ऐसे रखा हुआ है, हम उसके कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, बाहर के रीजन की बात कर रहे हैं, जहां पर सेल बॉडी और डेंड्राइट का एग्रीगेट है, जहां पर ग्रे मैटर बना हुआ है। उसमें बेटा हर सेंसेस के लिए आईज का अलग, ईयर्स का अलग, टंग का अलग, नोज का अलग, स्किन के सेंस का अलग, हर चीज का अलग सेंसरी एरिया है जहां पर मैसेज जाता है। जैसे कुछ देखा तो रेटिना से मैसेज जाएगा अपने विजन के सेंसरी एरिया में, सुनने का मैसेज जाएगा अपने ऑडिटरी के सेंसरी एरिया में, जहां मैसेज जाता है हर सेंस ऑर्गन का। ठीक है। दूसरा आता है एसोसिएशन एरिया, जहां बेटा उसके बगल में ही पुरानी फाइलें खुलती हैं कि अच्छा ये देखा, उसके हिसाब से हमारी मेमोरी, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा डिसीजन मेकिंग सब मिलके डिसाइड करता है ये क्या इमेज बन रही है, ये क्या सुना है, कौन सी आवाज़ है, क्या सेंसेशन है, टच का, पेन का, प्रेशर का, हीट का, कोल्ड का। आ रही है बात समझ में? हर चीज़ के सेंसरी एरिया में मैसेज जाता है और उसके एसोसिएशन एरिया में उसकी पुरानी फाइलें खुलती है जहाँ पे हम मैसेज समझते हैं कि क्या है। एसोसिएशन एरिया को जो समझ में आता है वो मोटर एरिया को बता देता है कि मेरी मेमोरी, मेरे डिसीजन मेकिंग, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है। अब तुम डिसाइड करो कि करना क्या है आगे। समझ गए? जैसे कि मेरी क्लास में तुम पढ़ रहे हो, मान लो मैंने अभी तुम्हें ऑनलाइन क्लास में तुम्हें देख नहीं सकती, मान लो तुम सामने ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होते, मैं तुम्हें देखती तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो ये जो मैसेज मेरे ब्रेन के पास विजन के थ्रू गया, उसके थ्रू मेरा मोटर एरिया कहता है इस बच्चे को एक बार बोल दिया जाए कि अच्छे से लिख ले, अपने नोट्स को अच्छे से कॉपी में बना ले। राइट? तो वो मोटर एरिया ने मैसेज दिया है, मोटर एरिया ने यहाँ पर वर्ड फॉर्मेशन के लिए मैसेज दिया है यहाँ की मसल्स को कि वर्ड फॉर्म करना है और ये बोलना है, कम्युनिकेशन के लिए मैसेज दिया है। तो हर चीज का मैसेज जाता कहाँ है बेटा? सेंसरी एरिया में। उसकी पुरानी फाइलें खुलती है एसोसिएशन एरिया में और उसके हिसाब से क्या करना है वो डिसाइड करता है मोटर एरिया। ठीक है। अब देखो, हर चीज का सेंसरी और एसोसिएशन एरिया तो अलग अलग होता है, हर चीज का सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया अलग अलग होता है, पर सबका मोटर एरिया सेम होता है। उसका भी रीजन है, मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम इसमें एरियाज बना के देखेंगे, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे, जितना आपको जानना है सब कुछ। ठीक है। देखो, सबसे पहले एक एरिया बनाते हैं बेटा फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में हम यहां पर बनाते हैं एक मोटर एरिया। दिस इज मोटर एरिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना सबका मोटर एरिया तो सेम ही है, तो हमने एक मोटर एरिया बना दिया। ठीक है। यहां पर से मैसेज जाएगा, यहां पर से मैसेज आएगा आपकी स्केलेटल मसल को, मसल्स के वर्ड फॉर्मेशन, मसल्स के पास मैसेज आएगा वर्ड फॉर्मेशन के लिए, चलने फिरने के लिए, जो भी बोलना है, कोई भी अगर एक्शन हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो मोटर एरिया की वजह से आ रहा है। ठीक है। अब करते हैं, अगर मान लीजिए आपने कुछ देखा, तो रेटिना की ऑप्टिक नर्व कहाँ पे मैसेज भेजती है? रेटिना से ऑप्टिक नर्व मैसेज भेजती है आपके सेरिब्रम में। सेरिब्रम में ऑक्सीपिटल लोब को उसने चूज किया है। ऑक्सीपिटल लोब में मैसेज जाएगा, कहाँ पर मैसेज जाएगा? अपने सेंसरी एरिया में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया? विजुअल, यानी देखने के लिए सेंसरी एरिया, जहां पर आईज से मैसेज आ रहा है। और जस्ट इसके बगल में क्या होगा? विजन का विजुअल यानी विजन का एसोसिएशन एरिया। विजुअल लिखो या विजन लिखो एक ही बात है, उसका एसोसिएशन एरिया मतलब यहां पर पुरानी फाइलें खुलेंगी कि क्या देखा, जो इसको समझ आएगा सेंसरी पर मैसेज आएगा, ये यहाँ पर पुरानी फाइलें खुलेंगी और ये किसको बता देगा बेटा? मोटर एरिया को, कि अब तुम देख लो आगे क्या करना है, मेरे हिसाब से ये इमेज ये है। ठीक है। ऐसे ही मान लो आपने कुछ सुना, तो कान से मैसेज कहाँ जाता है? इसी के बगल वाले लोब में, टेम्पोरल लोब में चला जाता है। ये याद रखना भी इजी है, कान के पास टेम्पोरल लोब है तो सीधे यहीं पर मैसेज चला जाता है, कहीं और क्यों जाएगा? तो टेम्पोरल लोब में हम बनाते हैं बेटा ऑडिटरी सेंसरी एरिया। ऑडिटरी सेंसरी एरिया, यहां पर मैसेज आएगा कान से कि क्या सुना, और उसी के बगल में रख देंगे बेटा ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया।
ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, जहां पे पुरानी फाइलें खुलेंगी कि ये सुना क्या, इसको जो समझ आएगा सब चीजें मिला के वो किसको बता देगा, मोटर को, कि अब तू देख ले क्या करना है, ये सुना है मैंने। ठीक है, बस एक और याद करेंगे, ज्यादा नहीं, जितना काम का है, जितना हमारे लिए जरूरी है वही याद करेंगे, आप टेंशन ना लो। ठीक है, एक और याद करेंगे, यहां पर बेटा पैराइटल लोब में, यहां पे पैराइटल लोब और फ्रंटल लोब के बीच में जो सल्कस है उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है सोमैटोसेंसरी एरिया। सोमैटो एक जनरल वर्ड है, तो जनरलाइज्ड सेंस ऑर्गन है हमारे पास स्किन, जिससे जनरलाइज्ड मैसेजेस आते हैं, स्टिमुलस आते हैं, हीट, पेन, प्रेशर, टच, कोल्ड, ये सारे मैसेज, तो वो कहां पर आते हैं, सोमैटो सेंसरी एरिया में आते हैं। यानी स्किन का मैसेज कहां आता है, सोमैटो सेंसरी एरिया में आता है। ठीक है, और इसी के बगल में इसका भी एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होगा, इसी के बगल में इसका भी एसोसिएशन एरिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज द एसोसिएशन एरिया ऑफ स्किन, ये स्किन का एसोसिएशन एरिया है। ठीक है, तो हमने 3 सेंस ऑर्गन किए। सुनने का मैसेज कहां आएगा बेटा, टेम्पोरल लोब के सेंसरी एरिया में, उसका एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया को बता देगा। देखने का मैसेज कहां आएगा, ऑक्सीपिटल लोब में, उसके विजन के सेंसरी एरिया में, उसका एसोसिएशन एरिया किसको बता देगा, मोटर एरिया को। देन स्किन का मैसेज कहां आएगा, पैराइटल लोब में, पैराइटल लोब के में आएगा सोमैटो सेंसरी एरिया में, उसका एसोसिएशन एरिया रहा, वो भी किसको बता देगा, मोटर एरिया को बता देगा। और सबका मोटर एरिया सेम है, वो आगे देखेगा क्या करना है। हमने सबका सेंसरी और एसोसिएशन अलग क्यों रखा है और सबका मोटर सेम क्यों रखा है। देखो बेटा, होता क्या है, जरूरी नहीं हम एक टाइम पर सिर्फ एक चीज देख रहे हैं और उसके हिसाब से हमको कोई एक्शन लेना है। हो सकता है हम एक टाइम पर कोई चीज देख रहे हैं और उसी टाइम पर कुछ सुन भी रहे हैं और उसके हिसाब से हमको एक्शन लेना है, तो ये सब एक साथ बता देते। इसने ये बोलता है मैंने ये देखा, ये बोलता है मैंने ये सुना, ये बोलता है मैंने ये फील किया, ये सब कुछ सोच के एक साथ एनालाइज करके डिसाइड करता है कि बेस्ट पॉसिबल एक्शन इस टाइम पर क्या हो सकता है। समझ रहे हो बात को। लेट्स से मैंने बहुत दूर एक शेर देखा और इसलिए मैंने सोचा उधर नहीं जाना इधर जाना है, पर मैंने इधर से एक दूसरे शेर की भी आवाज सुनी, तो फिर क्या देखा और क्या सुना उसके हिसाब से मेरा मोटर एरिया डिसाइड करेगा कि इधर भागना है। तो इसी हिसाब से अगर उस वक्त मैंने सिर्फ एक मैसेज के हिसाब से अपना डिसीजन लिया होता तो मैं इधर चली जाती, इधर तो दूसरा शेर है। आ रही है बात समझ में। इसीलिए हम सारे सेंसेस के जो भी मैसेज होते हैं उसको यहाँ भेजते हैं, फिर ये मिला के डिसाइड करता है अब क्या करना है। ठीक है, अब हमने जिसके बारे में बात नहीं की है बेटा वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। किसके बारे में बात नहीं की अभी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब का ही पार्ट है, यानी जो इसमें फंक्शन करेंगे वो फ्रंटल लोब का ही काम है। बट ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ये सारे ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जिसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम ऐसे कहते हैं ना कभी कभी इसकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा अच्छी है, इसकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रही। ये डिसीजन मेकिंग क्या होती है, आप भी डिसीजन मेकिंग करते हो, छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग करते हो, कौन सा OMR में बबल करे, कौन से क्वेश्चन के साथ रिस्क ले, डिसीजन मेकिंग करते हो। मुझे इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, कौन से ऑप्शन पर ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे किस में लग रही है, आंसर लगाना है कि नहीं लगाना है, समझ रहे हो। या आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करना, आप भी छोटी छोटी डिसीजन मेकिंग करते हो। और लाइफ की भी डिसीजन मेकिंग्स होती है ना। जैसे आपने डिसाइड किया है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो ये सारी डिसीजन मेकिंग का जो जिम्मेदारी है वो किसने लिया हुआ है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने। डिसीजन मेकिंग का काम किसका है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब इसमें क्या करें, किसी की डिसीजन मेकिंग अच्छी है खराब है, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, बहुत लॉजिक नहीं लगा सकते हैं इसमें। दूसरा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई,
कहीं हमने देखा आग लग गई, तो कोई तो होगा जो पैनिक करके भाग जाएगा और कोई होगा जो रन टाइम पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी रखता है। कोई पैनिक कर जाएगा और कोई उसका डट के सामना करेगा। जैसे आप सब डट के सामना कर रहे हैं कि कैसे हमें अच्छे से पढ़ के नीट में 1 साल में ही सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो आप जो अपनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको धीरे धीरे एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली छोटी छोटी, अब आप सोचते होंगे कि यार इसकी फिजिक्स जल्दी क्यों सॉल्व हो जाती है, मैं तो इससे ज़्यादा पढ़ता हूँ, मेरी तो जल्दी सॉल्व नहीं होती। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है ना बेटा, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से आती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, बिल्कुल बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिजिक्स सॉल्व करने की तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप करता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सब अच्छी होती है। तीसरा बेटा जो हम कहते हैं इमेजिनेशन, पहले तो किसी भी दो इंसान की इमेजिनेशन सेम नहीं होती। तो ये जो इमेजिनेशन आती है, जैसे कि तुमने इमेजिन किया अच्छा तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारा खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 100 डॉक्टर्स तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, भगवान करे तुम्हारी ये मुराद ज़रूर पूरी हो। तो ये जो इमेजिनेशन आती है ना, ये जो हम अच्छी अच्छी इमेजिनेशन करते हैं अपने लाइफ में, ये सब किसकी वजह से होती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्रिएटिविटी, इंसान ज़्यादा क्रिएटिव है कि कम क्रिएटिव है। जैसे कोई स्टूडेंट्स, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से खुद ही सोच के बहुत ही अच्छे फ्लैश कार्ड्स तैयार करके लेके आते हैं बायोलॉजी के, और कुछ आते हैं जो बोलते हैं मैम हम लेके बैठ गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा फ्लैश कार्ड कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये तो ब्रेन की क्रिएटिविटी है, किसी की कोई गलती नहीं है इसमें। कोई किसी चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव होता है, कोई किसी दूसरी चीज़ में ज़्यादा क्रिएटिव होता है। जैसे कई लोग बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, बहुत अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट में, मुझे बड़ा मन करता है कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाऊँ, फेस बना सकूँ, बट नहीं हो पाता क्योंकि मैं उस चीज़ में क्रिएटिव नहीं हूँ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी सबकी डिफर करती है बिकॉज ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे पर्सनैलिटी कहते हैं बेटा, जैसे आपने ऐसे सुना होगा इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर्सनालिटी कवर्स एवरीथिंग, हाउ यू स्पीक, व्हाट एटिकेट्स यू हैव, व्हाट मैनर्स यू हैव, आप कितनी इंफॉर्मेशन को अपनी कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे चलते हो, कैसे खाते हो, एवरीथिंग। सो ये पर्सनालिटी भी किसकी वजह से डेवलप होती है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच इज परफॉर्म बाय द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने किस किस चीज़ों का ठेका ले रखा है? डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी एक्सेट्रा, ठीक है। ये बेटा एटलीस्ट इतना आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अभी मैंने आपको क्या बताया? सेरिब्रम के बारे में बेसिक बताया, फिर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर जो 4 लोब्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं। मोटर एरिया, सेंसरी एरिया ऑफ स्किन, सेंसरी एरिया ऑफ विजन एंड सेंसरी एरिया ऑफ ऑडिशन, मतलब सुनने के लिए, ठीक है। और इसीलिए हमने सीखा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, पहले तो ध्यान रखना कहां पर होते हैं ये एरियाज? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, डिकोड करेंगे आप। में 3 एरियाज होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। एनसीईआरटी कहती है बेटा कि ये जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं, दीज आर लार्ज एरियाज। लार्ज एरियाज, जो भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स बैठ के साथ में लेक्चर देख रहे होंगे उनको याद होगा कि मैंने उनके लिए एनसीईआरटी की लाइन से ऐसे लार्ज की जगह स्मॉल एरियाज लग के क्वेश्चन बनाया था, एंड उन्होंने इतना ध्यान ही नहीं दिया एनसीईआरटी में कि एसोसिएशन एरिया के पहले लिखा है दीज आर लार्ज एरियाज, तो उन्होंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो आप हर वर्ड पे ध्यान देंगे एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी कहती है एसोसिएशन एरियाज आर द लार्ज एरियाज विच आर क्लियरली नाइदर सेंसरी नॉर मोटर। बेटा ये ऐसे एरियाज हैं, बड़े एरियाज हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही हैं, बट ऐसे एरियाज हैं जो ना ही कंप्लीटली सेंसरी हैं ना ही मोटर है। ये जो एसोसिएशन एरिया आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी कहती है करते क्या हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं, जैसे 3 फंक्शन लिखे हैं एनसीईआरटी ने। फॉर एग्जाम्पल यही जो एसोसिएशन एरिया है, फर्स्ट तो ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन करते हैं। इंटर सेंसरी एसोसिएशन, घबराओ नहीं वर्ड को देख के, देखो इसका क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? सेंसेस के बीच में, समझ रहे हो? मतलब डिफरेंट जो सेंसेस हैं,
ये यहाँ पर कुछ सोच रहा है कि मैंने क्या सुना, पुरानी फाइलें खुल रही हैं, तब तक इसने थोड़ा सा मैसेज इससे भी ले लिया कि उस टाइम पर ये देखा था, उसके हिसाब से ये आवाज बनी थी। तो इंटर सेंसरी एसोसिएशन, अलग अलग सेंसेस के बीच में क्या देखा क्या सुना एक साथ एसोसिएट कौन करके मैसेज बनाता है, समझता है कि क्या हुआ है, एसोसिएशन एरिया। इसी को कहते हैं इंटर सेंसरी एसोसिएशन। प्लस एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, क्योंकि मेमोरी बेटा सिर्फ देखने, सिर्फ सुनने, सिर्फ महसूस करने से थोड़ी बनती है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, एसोसिएशन एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। अब तुम ही सोचो, कम्युनिकेशन सिर्फ एक चीज से तो होगी नहीं। कम्युनिकेशन मतलब अभी मैं सोच भी रही हूँ, मुझे क्या याद है, मैं बोल भी रही हूँ, मैं आपकी बात अभी तो नहीं सुन सकती, आप ऑफलाइन क्लास में नहीं है, बट आप मेरी बात सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए दो लोगों के ऑफ कोर्स इंटर सेंसरी एसोसिएशन करना पड़ेगा, आपको सेंसेस को मिलाना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन, मेमोरी, इंटर सेंसरी एसोसिएशन, ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, एसोसिएशन एरिया। बट इसमें आपको इतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ये सब का डिकोडिंग करें क्या है। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि सेरिब्रम के कॉर्टेक्स में 3 तरह के एरियाज होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन। एसोसिएशन एरियाज आर लार्ज एरियाज विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको प्लीज अच्छे से मार्क करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, डिकोड करिएगा, ठीक है। इसको मैं फ्रंटल लोब को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ। This was frontal lobe, वही इरेज करके बेटा बस थोड़ा सा आगे लिखा है, ठीक है। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लेक्चर को 1-2 बार सुन लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम इसी में आगे बढ़ेंगे।